जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं सीआरपीएफ एग्ज़ाम के लिए जीके का मॉक टेस्ट। 25 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, करंट का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है इसमें। कल भी आपके कई क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट से थे और बिल्कुल लेटेस्ट था, जनवरी का ही करंट पूछा गया था उसमें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने करंट पढ़ना है तो कोई पत्रिका आप ले सकते हैं मंथली वाइज, उसको आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि करंट के लगभग 6-7 क्वेश्चन थे कल भी, तो आप उसको वहाँ से पढ़ लीजिए। आइए प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? पहला प्रश्न दोस्तों, इसमें जो पहला प्रश्न है वो 26 से स्टार्ट है, 26 से लेकर 50 तक इसमें प्रश्न हमने शामिल किए हैं। तो चलिए इन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। क्या कहते हैं ये प्रश्न? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था? दोस्तों कौन सा सुल्तान था जो सबसे ज़्यादा विद्वान माना जाता है, सबसे ज़्यादा शिक्षित था? दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल में वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये दिल्ली का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान माना गया है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये विद्वान भी था, अरबी का जानकार था, फारसी का जानकार है, गणित दर्शन ये जानता है, तर्क शक्ति ये जानता है, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में कही जाती है। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता जो कि मोरक्को से भारत आया था। तो इब्न बतूता इसके शासनकाल में भारत आया और इसने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ये भी आप याद रखना। और इब्न बतूता ने एक किताब लिखी थी रेहला। तो रेहला पुस्तक किसने लिखी थी? इब्न बतूता के द्वारा रेहला पुस्तक लिखी गई है। मोहम्मद बिन तुगलक, ये आप याद रखना। अगर कभी क्वेश्चन आए कि भारत में सबसे पहले टोकन करेंसी किसने जारी की थी? भारत में सबसे पहली सांकेतिक मुद्रा, सबसे पहली टोकन करेंसी जो जारी की थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी की थी। सबसे पहली टोकन करेंसी याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहली टोकन करेंसी जो जारी की थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी की थी। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या है? अली गुरसब। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या है? अली गुरसब, ये भी आप याद रखना। और ये अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता है, दूसरा सिकंदर कहता है अलाउद्दीन खिलजी। और इसने भारत में सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली शुरू की थी। साथ साथ इसने चेहरा सिस्टम, डाक सिस्टम, हुलिया सिस्टम ये शुरू किया था, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। अच्छा, बलबन लिखा गया है। बलबन इसने जिल्ले लाही की उपाधि धारण की थी, ये अपने आप को जिल्ले लाही कहता है। ठीक है, नायब खुदाई, शैडो ऑफ गॉड। तो जिल्ले लाही कौन कहता है? बलबन कहता है। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि कौन सा सुल्तान सबसे ज़्यादा शिक्षित था, वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, इसके लिए जो टीपू सुल्तान ने संधि की थी वो की थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी दूसरी जगह है, श्रीरंगपट्टनम की संधि ये टीपू सुल्तान के द्वारा की गई थी, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी ये कब हुई थी? 1792 में हुई थी, 1792 में तो ये संधि हुई थी, ये आप याद रखना। क्लियर दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि टीपू सुल्तान जो है ये कौन सी क्रांति से मतलब प्रभावित था, तो टीपू सुल्तान फ्रांस की क्रांति से प्रभावित था, ये भी आप याद रखना। फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है टीपू सुल्तान। और इसने एक क्लब ज्वाइन किया था जिसका नाम था जैकोबियन क्लब। तो जैकोबियन क्लब ज्वाइन करने वाला शासक था टीपू सुल्तान। और जैकोबियन क्लब जो था ये एक फ्रेंच क्लब है, ये भी आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि टीपू सुल्तान कौन से क्लब का मेंबर था? जैकोबियन, ये फ्रेंच क्लब था, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 28। क्वेश्चन संख्या 28, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब गलत कथन की पहचान करनी है। पहला क्वेश्चन, नगरों नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, जी नहीं। उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक एज में लोहे की खोज हुई थी, हड़प्पा सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। हाँ, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, ब्रॉन्ज एज थी, आप याद रखना। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, तो आप याद रखें, कांस्य युगीन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्या कहता है 28? कहा गया है गोवा से
सॉरी गुजरात से गोवा तक विस्तृत पश्चिमी तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये आप मान लीजिए, ये ये वाला जो भाग है आपका, ये तो चलो पूर्वी भाग है, ये वाला जो भाग है यहाँ, ये गुजरात है, गुजरात से लेके ये वाला जो भाग गोवा तक आएगा, इसको आप क्या बोलेंगे? तो दोस्तों गुजरात से गोवा तक का भाग जो है इसको कहा जाता है कोंकण तट। ऑप्शन डी, कोंकण तट कहा जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो मालाबार का तट है ये किस राज्य का तट है, तो मालाबार का तट आपका केरल का तट है। ठीक है, केरल का तट मालाबार का तट है। कोरोमंडल तट ये पूर्वी घाट पे आता है और ये तमिलनाडु का तट है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु का है, मालाबार आपका केरल का है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो तटीय सीमा है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो मैं दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, मैं बता देता हूँ। देखो ये आप रफली ये भारत मान लीजिए, ये भारत का मानचित्र है, इस तरह से मान लिया हमने। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई है आपकी मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर। लेकिन इसमें लक्षद्वीप की सीमा आपको इंक्लूड कर लें और आपकी जो अंडमान निकोबार है इसको भी शामिल कर लें, तो ये कुल बनेगी आपकी 7516.6 किलोमीटर। मतलब भारत की कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि की 6100 है। सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किसकी लंबी, वो है आपकी गुजरात की, और सबसे कम गोवा की है। गोवा सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य है, आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा? गुजरात से गोवा का तट कोंकण तट कहलाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 30 की ओर चलते हैं। हिंडन किसकी सहायक नदी है? दोस्तों हिंडन जो नदी है ये किसकी सहायक है? तो ये यमुना की सहायक है। यमुना की सहायक नदी है हिंडन, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री से होता है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। अच्छा यहाँ पे लिखा गया है आपका गंगा। गंगा कहाँ से निकलती है? देखो दोस्तों गंगा दो दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अगर पूछे कि गंगा कौन से प्रयाग पे बनती है, तो देव प्रयाग में गंगा बनती है। जब भागीरथी का अलकनंदा से संगम हो जाता है, तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर गंगा बनती है। क्लियर? अच्छा गोदावरी नदी, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, गंगा कौन से ग्लेशियर के पास है? ये तो गंगोत्री ग्लेशियर के पास। अगर ग्लेशियर पूछा तो गंगोत्री, और प्रयाग पूछेगा तो देवप्रयाग। और गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया था। राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। अच्छा यहाँ पे ना नर्मदा नदी लिखा गया है। नर्मदा नदी का उद्गम बहुत पूछती है एसएससी। तो मैकाल पर्वत श्रेणी है, और मैकाल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और ये अरब सागर में गिरती है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, अमरकंटक की चोटी से निकलती है। बात करें गोदावरी की, गोदावरी नदी नासिक से निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और गोदावरी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हिंडन किसकी सहायक है? यमुना की। क्वेश्चन संख्या 31 की ओर, क्वेश्चन संख्या 31 क्या कहता है? मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वो क्या है? दोस्तों मानसून वर्षा की एक विशेषता कौन सी नहीं है? मौसमी वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। अनिश्चित वर्षा है, ये भी सही है। वर्षा का असमान वितरण, ये भी सही है। लेकिन वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, हाँ ये गलत है दोस्तों। मानसून की जो वर्षा होती है इसकी निरंतरता कुछ नहीं होती है। ऑप्शन डी, क्योंकि भारत में अधिकांश वर्षा मानसून काल में होती है। और अगर मैं बात करें तो भारत में लगभग 120 सेंटीमीटर की जो औसत वर्षा होती है ये मौसमी मतलब मानसून से होती है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, मानसून की अनिश्चितता के कारण ही भारत की कृषि मानसून का जुआ कहलाती है, ये भी आप याद रखना। अच्छा यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि मानसून शब्द किस भाषा का है, दोस्तों मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। मानसून शब्द किस भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है मानसून, आप याद रखिएगा, बहुत आता है एग्जाम में पूछ लेता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका डॉल्फिन चैलेंजर कटक कहाँ पर स्थित है? डॉल्फिन चैलेंजर कटक, तो ये दोस्तों अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर में है, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व महासागर दिवस कब होता है, तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। दोस्तों प्रशांत महासागर लिखा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर में आपको याद रखनी है रिंग्स ऑफ फायर। रिंग्स ऑफ फायर ये प्रशांत महासागर में एक ज्वालामुखी की श्रृंखला है।
ये आप याद रखिएगा। बात करूँ हिंद महासागर, हिंद महासागर इसका आकार एम अक्षर के समान है और इसका नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। ठीक है, सुंडा गर्त इसकी सबसे गहरी खाई है, ये भी आप याद रखना। लेकिन आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि चैलेंजर गर्त कहाँ पर है। चैलेंजर गर्त आपके अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका किम्बरले। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? किम्बरले जो है एक खान है और ये खान जो है ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है दक्षिण अफ्रीका में। तो हीरे के उत्पादन के लिए किम्बरले की खान प्रसिद्ध है, आप याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में है और ये के प्रांत में आती है, यहाँ के दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगर मैं बात करूं हमारी धरती पर जो सबसे कठोर पदार्थ है वो हीरा माना जाता है और हीरा किसका एलोट्रोप है? हीरा कार्बन का एलोट्रोप माना जाता है। ठीक है, और एक चीज़ आप और याद रखना, हीरे का पूछेगा अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना है? 2.42, ये आप याद रखना। क्लियर। और भारत में ना एक खान है जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, पन्ना की खान। पन्ना की खान जो कि आपकी मध्य प्रदेश में, इनका नाम मझगवां की खान है। तो मझगवां की खान ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है आपकी ये? तो मध्य प्रदेश में। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका तांबा। अगर कभी क्वेश्चन आए कि मानव के द्वारा सबसे पहली जो धातु खोजी गई थी वो कौन सी थी? मानव ने जिसका प्रयोग सबसे पहले किया था वो तांबा थी। तांबे की खोज चालकोलिथिक युग में हुई थी। तांबे की खोज कौन से युग में की गई? चालकोलिथिक युग में तांबे की खोज की गई थी। आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। और भारत में एक जगह है आपकी खेतड़ी, तो खेतड़ी जो है राजस्थान में आता है। तो खेतड़ी की खान तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है लौह अयस्क। मैं आपको लोहे की ना दो खान बता देता हूँ जो काफ़ी आती है आपके एग्जाम में। एक आपसे कुंद्रेमुख बहुत पूछता है एग्जाम में। कुंद्रेमुख एक लोहे की खदान है, ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। कुंद्रेमुख कर्नाटक में है। एक और पूछता है बादाम पहाड़ की खान, तो बादाम पहाड़ की खान ये उड़ीसा में है। ठीक है, ये भी लोहे के लिए प्रसिद्ध है, बादाम पहाड़ की खान उड़ीसा। ऐसे तो फिर गुआमुंडी नोआमुंडी की खान भी है, बैराडीला की खान भी है, बहुत सारी खान है, आप सिंपली याद रखिएगा। हाँ, सोने के लिए जो खान है वो आप बहुत फेमस है, वो आप याद रखना, कर्नाटक में कोलार की जो खानें हैं, कोलार की खान ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। और इन्हीं कोलार के खानों के लेके एक मूवी बनी थी केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड इसकी फुल फॉर्म होती है। तो केजीएफ मूवी कोलार खानों के ऊपर बनाई गई है, ये भी आप याद रखना। क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि किम्बरले खान हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संसद के दोनों सदनों में से अपर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों अपर हाउस जो कहा गया भारत में वो राज्यसभा को कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है, आप याद रखना। और राज्यसभा जो है ये बड़े लोगों का सदन भी कहलाता है, स्थायी सदन भी कहलाता है, ये भी आप याद रखना। यदि आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी एज कम से कम 30 वर्ष होनी आवश्यक है। ये जरूर याद रखिएगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु आपकी होनी चाहिए, ये भी आप याद रखें। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों, जो भारत की संसद है ना, भारत की संसद आर्टिकल 79 में लिखी गई है और इस आर्टिकल के अनुसार हमारी संसद के 3 अंग माने जाते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हमारी संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और संसद को क्या बोलते हैं हम? संसद को लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा गया है, तो संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की जो शपथ होती है वो कौन दिलाएगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शपथ दिलाता है, ये आप याद रखना। क्लियर दोस्तों। तो राष्ट्रपति इसका सही जवाब है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर कभी क्वेश्चन आए क्या भारत में प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है या नियुक्ति, तो दोस्तों याद रखना प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता भारत में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है, या तो लोकसभा के सदस्य हों आप या फिर राज्यसभा के सदस्य हों। ठीक है, संसद का सदस्य बनना आपको आवश्यक है। 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, ये भी आप याद रखना। वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी और ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ। भारत का पहला गैर कांग्रेसी पीएम कौन था?
भारत का पहला गैर कांग्रेसी पीएम कौन बना और भारत का पहला गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन बना था? भारत का पहला गैर कांग्रेसी पीएम और भारत का पहला गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति ये कौन है? दोनों के आंसर आप कमेंट में लिख के मुझे बता दीजिएगा। इसका तो मोरारजी देसाई है पीएम वाले, तो राष्ट्रपति आप बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संघीय सरकार के काम करने का सिद्धांत क्या है? दोस्तों भारत में जो संघीय सरकार काम करती है ये किस तरह से कार्य करती है? दोस्तों हमारे यहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियाँ हमने बांट दी है। इसके लिए हमने संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ये बना भी दी है। तो संघीय सरकार जो काम करती है वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करके करती है। 36 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, केंद्र और राज्यों के बीच। ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, कितनी सूची हमारे यहाँ पे? 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 37। क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक करता है? दोस्तों केंद्रीय बैंक जो कार्य करता है, साख निर्माण, बिल कटौती, अन्य बैंकों का स्वामित्व या वाणिज्य बैंकों को नगद कोषों का संरक्षण। हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है केंद्रीय बैंक का वो है आपका वाणिज्य बैंकों के नगद कोषों का संरक्षण। आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, भारत का जो केंद्रीय बैंक है इसका नाम है आरबीआई और 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई बना था, कलकत्ता में बना है, ये भी आप याद रखना। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा गया है बजटीय घाटा क्या होता है? दोस्तों बजटीय घाटा के बारे में बताना है कि बजटीय घाटा यानी कि बजट डेफिसिट क्या होता है? दोस्तों देखो घाटा कब होगा? जब आपका मतलब आपकी आय कम हो और व्यय ज़्यादा हो, तभी तो घाटा होगा। तो किस तरह से निकालेंगे आप इसको? आप इस तरह से निकालेंगे कि बजटीय घाटा जो होता है, बजटीय घाटा मैं सूत्र बता देता हूँ आपको। बजटीय घाटा, बजटीय घाटा कैसे निकालेंगे आप? तो बजटीय घाटा निकालते हम अगर कुल प्राप्ति में से आप व्यय को माइनस कर दें, कुल व्यय को माइनस कर दें तो आपका क्या होगा? बजटीय घाटा निकल के आ जाएगा। मतलब है कि कुल प्राप्तियों की तुलना में यदि व्यय अधिक हो तो उसे बजटीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं इसके ऑप्शन कौन से हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, ये बजटीय घाटा होता है। ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से कई तरह के रंग दिखते हैं, इसका कारण क्या है? दोस्तों साबुन के बुलबुले पर यदि आप प्रकाश डालेंगे तो रंगों का जो स्पेक्ट्रम बनता है वो व्यतिकरण के कारण बनता है, व्यतिकरण के कारण बनता है। आप याद ना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि साबुन का बुलबुला जो होता है ये गोल क्यों होता है? साबुन का बुलबुला गोल होता है प्रश्न तनाव के कारण। तो कभी क्वेश्चन आए कि साबुन के बुलबुले का गोल होना किसका कारण है, तो पृष्ठ तनाव का कारण है। ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। और साबुन का बुलबुला फूला हुआ क्यों रहता है? क्योंकि साबुन के अंदर का दाब जो होता है ये अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब की तुलना में साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब अधिक होता है, जिससे ये जो बुलबुला है फूला रहता है। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि साबुन के बुलबुले में स्पेक्ट्रम बनता है व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट आपका सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, इसका कारण क्या है? दोस्तों सपाट पैरों वाला ऊंट जो होता है ये क्यों चलेगा? तो दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखो दाब जो होता है ये बल बटे क्षेत्रफल होता है, दाब बल बटे क्षेत्रफल। मतलब है यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा? दाब कम हो जाता है। अब सपाट पैर है ऊँट के, तो ऊँट के पैरों का एरिया जो होता है वो बड़ा हो जाता है। अब एरिया बढ़ा तो ऊँट के पैर जो है ये कम दाब डालेंगे नीचे, उसके पैर धंसेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ऊँट के पैर जो होते हैं सपाट पैर, फ्लैट फुट, इनका एरिया ज़्यादा होता है, जिससे ऊँट के शरीर का दाब इस पे कम लगता है और इसके कारण उसके पैर धंसते नहीं है रेत में। तो आप बता सकते हैं कि पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने से रेत की प्रति इकाई क्षेत्र पर दाब कम हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों लिखा गया है ऊँट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो दोस्तों आप याद रखना राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र भारत में बीकानेर में है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र राजस्थान का एक शहर है बीकानेर, वहाँ पर आपको मिलेगा। ये भी आप याद रखना। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ऊँट और लामा
ऊंट और लामा ऐसे दो स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आप याद रखें, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है और ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। पाबूजी जो है ये ऊंटों के देवता माने जाते हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 41। क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा रोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा नहीं फैलता? दोस्तों, कौन सा रोग है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं फैलेगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है दोस्तों, ये जीवाणु से होता है। ये भी आप याद रखना। इसके जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु होता है, इसके कारण ये जो रोग है ये फैलता है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि टाइफाइड का टेस्ट क्या कहलाता है? बिडाल टेस्ट कहलाता है। बिडाल टेस्ट जो है ये टाइफाइड से संबंधित है। आप याद रखना, पूछा जाता है आपसे। बाकी HIV वायरस या एड्स का वायरस होता है, मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। टाइफाइड इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आपका, बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज एक एलॉय है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में हम जो प्रयोग करते हैं तो वो उसका प्रयोग करते हैं हम, वो है आपका कॉपर और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज बनाने में कॉपर और एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। आप याद रखना दोस्तों, इसमें कॉपर और एल्यूमिनियम के साथ साथ थोड़ी सी मात्रा हम मैग्नीशियम की डाल देते हैं, मैग्नीज भी मिला देते हैं। तो ये आप याद रखना दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो आप याद रखना बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगर आपसे पूछा जाए क्रायोलाइट किसका अयस्क है, दोस्तों क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि कोरंडम किसका अयस्क है, तो कोरंडम भी अयस्क है आपका। कोरंडम किसका अयस्क है? कोरंडम आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, लोहे को जंग लगता है क्यों? दोस्तों, लोहे को जंग लगने का कारण है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के कारण लोहे को जंग लगता है, ये आप याद रखना। ठीक है। फेरिक ऑक्साइड जो होता है इस पर मतलब नमी के संपर्क में जंग लग जाता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि लोहे पर जंग लगने पर उसका भार क्या होता है, लोहे पर जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन लोहा जो है ये खोखला हो जाता है। लोहा खोखला हो जाएगा, उसका भार बढ़ जाएगा। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों, लोहे पर जंग लगना एक केमिकल चेंजिंग है। केमिकल चेंजिंग होती है, ये आप याद रखना। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि लोहे को जंग से बचाने के लिए हम उस पर किसका लेपन करते हैं, जिंक। जिंक का जो कोटिंग होती है वो कर दी जाती है और इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाना, इसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डायनेमो एक यंत्र है जो क्या पैदा करता है? दोस्तों, डायनेमो जो होता है ये हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये कहाँ पे लिखा हुआ? ये है ऑप्शन सी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है डायनेमो। और एक चीज़ ध्यान रखना, डायनेमो को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी कहा जाता है। ये माइकल फेरेट के चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 45। क्वेश्चन संख्या 45, क्या कहा गया है? यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो दोस्तों, ये इसका होगा A या B, A या B होगा। ठीक है, आप याद रखना। देखो, वैसे इसको मैं बताऊं, निकालने का तरीका तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी के लिए आप आंसर ही लिखिएगा, लेकिन मैं आपको अभी फिर बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं कि अगर माँ का AB है पिता का O है तो आने वाली संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, मैं कभी फिर बताऊंगा इसके बारे में। मुझे पता है किस तरह से निकलता है ये। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है, दोस्तों यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो होता है ये AB+ होता है। और सर्वदाता कौन सा होता है? सर्वदाता तो O निगेटिव, सर्वदाता O निगेटिव होता है और सर्वग्राही AB+ होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और मानव का जो ब्लड होता है इसका pH वैल्यू कितनी होती है? 7.4। मानव के ब्लड की pH वैल्यू 7.4 होती है, ये भी आप याद रखना। हमारे ब्लड में कौन सी मेटल होती है? आयरन। हमारे ब्लड में आयरन मेटल पाई जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। एक कंप्यूटर स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है दोस्तों, एक बाइट जो बनता है, एक बाइट जो बनेगा वो बनेगा 8 बिट्स से।
एक बाइट जो होता है वो 8 बिट से बनता है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 8 बिट, बिट को हम बाइनरी भी बोलते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। क्लियर। अच्छा, एक निबल, एक निबल बराबर कितनी बिट? 4 बिट। एक निबल जो होता है वो 4 बिट के बराबर होता है, आप याद रखना। कंप्यूटर को क्या बोलते हैं हम? कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना गया है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट, 26 नवंबर को हम किस रूप में मनाते हैं? दोस्तों 26 नवंबर को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। भारत में नेशनल मिल्क डे, वर्गीज कुरियन की जयंती होती है 26 नवंबर को। अच्छा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस तो इसमें है ही नहीं, तो आप को याद रखना संविधान दिवस। संविधान दिवस और दुग्ध दिवस दोनों 26 नवंबर को मनाए जाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था। तो आप याद रखना 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और 26 नवंबर राष्ट्रीय संविधान दिवस। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 48। जुलाई 2021 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र किया था? दोस्तों इंद्र जो होता है भारत जो करता है वो रूस के साथ करता है। ऑप्शन ए, रूस के साथ करता है, आप याद रखिएगा। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। ठीक है। रूस की सबसे लंबी नदी वोल्गा। रूस में कौन से पहाड़ देखने को मिलेंगे? यूराल। यूराल के पर्वत कहाँ मिलेंगे? तो रूस में मिलेंगे। ठीक है, ये आप याद रखना। तो 48 का सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व एवं एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप को किस वर्ष 2021 में वर्ष 2021 में भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों जो डूरंड कप होता है ये जो 2021 में खेला गया था, ये खेला गया था आपका कोलकाता में। कोलकाता। कभी क्वेश्चन आए कि भारत के किस शहर को डायमंड हार्बर कहा गया है? तो कोलकाता को भारत में डायमंड हार्बर कहा जाता है। ठीक है। और फुटबॉल का मक्का भारत में कोलकाता को कहा जाता है। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। क्लियर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फुटबॉल जो है, फुटबॉल के मैच की अवधि कितनी होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? 90 मिनट की होती है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चीन की संसद को क्या कहा जाता है? दोस्तों चीन की संसद को क्या कहा गया है ये हमें बताना है, तो इसका सही जवाब होगा नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चीन की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा गया है, ये भी आप याद रखना। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा युआन है और चीन की दूसरी मुद्रा रेनमिनबी भी है। तो चीन में 2 मुद्राएं चलती हैं, एक युआन और एक रेनमिनबी। क्या आपको पता है कि तकला मकान मरुस्थल चीन में है? तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? तो चीन में तकला मकान मरुस्थल भी है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा। ये भारत और चीन की सीमा रेखा कहलाती है। ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ और याद रखना, भारत और चीन की नियंत्रण सीमा क्या है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भारत और चीन की नियंत्रण सीमा है, आप याद रखना। और भारत और चीन ने पंचशील समझौता कब किया था? दोस्तों भारत और चीन ने पंचशील समझौता जो किया था, ये क्या था आपका? पंचशील समझौता। तो ये हुआ था आपका पंचशील समझौता 1954 में। 1954, 29 अप्रैल। तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, आप याद रखना। क्वेश्चन था चीन की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।